डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हमारी कहानी से डर का माहौल बनेगा, तो हेडफोन लगा लीजिए और सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये वक्त है डरने का। इस डायरी में तीसरा केस था जिसे मेरे अंकल सुलझा नहीं पाए थे। मेरे अंकल एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे जो बहुत ही मशहूर थे। उन्होंने बड़े बड़े केस सुलझाए थे और उन्हीं की डायरी से मैं आपको उनके एक एक केस के बारे में बता रहा हूं। और आज है उनका तीसरा केस जिसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अब ये केस सुनते हैं मेरे अंकल की जुबानी। ये तीसरा केस था बहुत ही अलग। पहले मैंने कई कत्ल के केस संभाले थे, कई फिरौती के केस संभाले थे, लेकिन ये केस ही इतना अजीब था कि हम सब चकरा गए थे। ये केस मुझे तब मिला जब मुझे फोन आया। मुझे एमएलए के घर बुलाया गया था। एमएलए संजीव कुमार अपने घर में थे और मैं भी वहां पर पहुंचा। ये वक्त लगभग शाम के 5 बजे का था और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस की बहुत सारी भीड़ थी। हर कोई घर के अलग अलग हिस्से में ढूंढ रहा था और मुझे भी इसी कारण बुलाया गया था, क्योंकि ये केस ही इस तरह का था। मुझे मेरे एक दोस्त पुलिस वाले ने बताया कि यहां पर एमएलए को मारने की धमकी दी गई है। एमएलए को एक लेटर दिया गया था कि उसे कल रात 8 बजे मार दिया जाएगा। इस केस में कोई घटना अभी तक घटी नहीं थी, बल्कि ये एक तरह से धमकी का केस था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि मुझे इस केस के लिए क्यों बुलाया गया है। तो मुझे पता लगा कि मुझे खास तौर पर एमएलए संजीव द्वारा बुलाया गया है। वो चाहते थे कि मैं इस केस को सुलझाऊं। मुझे भी एमएलए से मिलना था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो क्या चीज है जिसे सब पुलिस वाले नहीं सुलझा सकते और खास तौर पर मुझे बुलाया गया है। वैसे भी एमएलए को कई तरह के ऐसे ही धमकी भरे लेटर्स और फोन आया करते थे, तो ये खास क्या था। ऐसे ही पॉलिटिशियंस को कई धमकियां मिलती हैं जिसे पुलिस खुद ही सुलझा लेती है, लेकिन इसमें खास क्या था ये मुझे तब पता लगा जब मैं एमएलए के पास पहुंचा। मैंने देखा उनका रंग उड़ चुका था। वो पूरी तरह से घबराए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें ये लेटर कब मिला, तो उन्होंने बताया कि आज सुबह ही उनको ये लेटर मिला है। मुझे नहीं पता था कि आखिर वो इस तरह से घबरा क्यों रहे हैं। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये कोई खास ही बंदा है जो मुझे मारना चाहता है। मुझे अपनी तफ्तीश पूरी करनी थी, तो मैंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि क्या उन्हें पुलिस वालों पर यकीन नहीं है। क्या अगर 24 घंटे पूरी सिक्योरिटी रखी जाए तो उनकी जान बचाई नहीं जा सकती। तो एमएलए इस पर चुप थे और उनका कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा खींच चुके थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर यकीन है, जल्दी से जल्दी ऐसा केस सुलझाओ। ये मेरे लिए अलग था। आखिर एमएलए इतना ज्यादा डर क्यों रहे थे। आखिर इस केस में इतना डर वाला था क्या। मैंने बाकी पुलिस वालों से पूछना चाहा कि एमएलए को कितने धमकी भरे फोन पहले भी आते हैं और कितनी चिट्ठियां पहले भी हर महीने उनको मिलती हैं। तो मुझे पता लगा कि हर महीने उन्हें कई धमकियां मिलती हैं। कई ऑपोजिशन के लीडर उन्हें मारने की बात करते हैं, तो कई शहर के लोग उन्हें मारने की बात करते ही रहते हैं। उन पर वैसे भी कई फेक केसेस चल रहे हैं और हो सकता है उनके खिलाफ जिसने केस किया हो वो उन्हें मारना चाहता हो। लेकिन एमएलए थोड़े घबराए हुए थे। पुलिस वाले उस सब बंदों के पास जा रहे थे जिनसे एमएलए को खतरा था, लेकिन एमएलए बार बार सारा दिन मुझे ही फोन कर रहे थे।
मुझे हैरानी थी आखिर वो इतना घबरा क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी 2 ही घंटे हुए थे और वो मुझे लगभग 10 बार फोन कर चुके थे। वो बार बार मुझे नए नए नाम बताते तो मैं भी उनको चेक करने की कोशिश करता। मुझे हैरानी थी कि इस धमकी से वो इतना डर क्यों रहे हैं, और मुझे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब मैं दोबारा एमएलए के घर गया और उनकी घर की तलाशी लेने लगा। मेरी बात एमएलए की पत्नी से हुई और उनकी पत्नी बहुत ही घबरा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों घबरा रही हैं और यहां पर इतना डर का माहौल क्यों है। वहां पर लगभग 50 पुलिस वाले थे और मैंने उन्हें कहा कि यहां पर 50 पुलिस वाले हैं, कोई घर के अंदर आ तक नहीं सकता। आप दोनों की सेवा, हर कोई यहां पर काम करने वाला घर को चला जाएगा। कल यहां पर कोई नहीं होगा तो यहां पर कोई आ कैसे सकता है। हर पुलिस वाला खास है, इसलिए पुलिस वाला भी ये काम नहीं कर सकता। हम वैसे भी ढूंढ लेंगे कि आखिर एमएलए को मारना कौन चाहता है। मैंने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि एमएलए साहब बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उनको इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। मैं अब सोचने लगा था कि डर का माहौल यहां पर है तो ये बात कोई पुरानी हो सकती है। आखिर एमएलए इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं? इतनी धमकियों के बावजूद इस धमकी में ऐसा क्या था जो वो इतना ज्यादा डर रहे थे? अगले दिन सुबह से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने हर उस बंदे को फोन लगाया जिसने पहले भी एमएलए को धमकी दी थी। मैंने एक एक पुलिस वाला हर उस बंदे के पीछे लगा दिया। मैं हर तरफ से रिपोर्ट चाहता था कि आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है। मुझे अब तक इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वो लेटर किसने लिखा हो सकता है। हमारे पास आज शाम का ही वक्त था और उस लेटर पर लिखा था कि रात 8 बजे एमएलए की मौत हो जाएगी। हम सबको रात तक बहुत ही तगड़ा काम करना था और अगर ये कोई फेक था तो भी हमें रात के 8 बजे तक उसका पता लगाना था ताकि एमएलए की घबराहट कम की जा सके। ये हमारे लिए मुश्किल टास्क था, लेकिन मैं हर तरफ से लगा हुआ था। मैंने घर की हर तरफ से तलाशी ली और घर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो लेटर घर तक पहुंच गया और किसी को पता नहीं लगा? मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए और मैं जानना चाहता था कि घर के दरवाजे के पास आखिर वो लेटर रखकर कौन गया है। मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा तो घर के नौकरों के सिवा घर में कोई नहीं आया था और घर के दरवाजे के पास कोई कैमरा नहीं था। तो इतना तो साफ था कि कोई ना कोई नौकर ही वहां पर वो लेटर रख सकता है और उस समय जिसकी ड्यूटी थी मुझे अब उससे बातचीत करनी थी। मैंने वैसे एमएलए को कहा था कि कोई भी नौकर आज घर में नहीं आएगा, तो मैं उन्हें बाहर ही बातचीत के लिए बुला रहा था। वहां पर सारे नौकर पहुंचे हुए थे और मैं सबसे पूछ रहा था कि उस समय जब लेटर मिला तब यहां पर कौन था। मैंने सबसे बात की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वो लेटर खुद एमएलए साहब ने उठाया था। जब वो बाहर की तरफ जा रहे थे तब उन्हें सामने वो लेटर दिखा था। इतना तो साफ था कि वो लेटर घर के किसी बंदे ने रखा है, लेकिन घर के सब सीसीटीवी फुटेज मुझे 1 घंटा देखने पड़े, लेकिन मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी शक की सुई हर तरफ जा रही थी, क्योंकि अगर वो इतना डर रहे हैं तो कोई तो बात हो सकती है। मैंने एमएलए को दोबारा फोन किया कि मुझे उनसे बात करनी है और थोड़ी ही देर में मैं उनके पास पहुंच गया। मैं अब उनसे सीधी सीधी बात करना चाहता था, क्योंकि वक्त 11 बजे का हो गया था और उनका चेहरा इतना उतरा हुआ था कि मैं देख नहीं सकता था। मैं समझ गया था कि ये केस बहुत ही बिगड़ा हुआ लगता है और एमएलए को खुद यकीन है कि वो 8 बजे बचने वाले नहीं। तो आखिर ये कौन हो सकता है जिससे एमएलए खुद डरे हुए हैं? 50 पुलिस वालों के बीच होते हुए भी उनको इतना ज्यादा डर है। जब मैं एमएलए के पास पहुंचा तो वो घबराए हुए थे
और मुझे कुछ खास बताना चाहते थे। मैंने उनसे बात करना शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि आप जो भी जानते हैं वो सब आपको मुझे बताना होगा, तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर दोबारा मैं यहां से गया तो और ज्यादा समय लग सकता है। हमारे पास वैसे भी समय कम है, तो आप जितना ज्यादा बता सकते हैं मुझे बताइए। मैं ज्यादा से ज्यादा तफ्तीश करने की कोशिश करूंगा और इसके पीछे का सच बाहर लेकर आऊंगा। तो एमएलए साहब ने कहा कि वो एक ऐसा सच बताना चाहते हैं जो हम दोनों के बीच रहे। ये कोई बहुत बड़ा सच था और मैं भी अब घबरा सा रहा था, लेकिन उनका इतना बड़ा डर देखकर मुझे लग रहा था कि ये सच मुझे जानना होगा। तब एमएलए ने बताना शुरू किया कि कई साल पहले उनके गुंडों ने एक परिवार को बहुत ज्यादा तंग किया था। तो एमएलए कह रहे थे कि इसका रिश्ता उन्हीं लोगों से है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आखिर उन्हें उनसे रिश्ता क्यों लगता है। तब एमएलए संजीव ने बताना शुरू किया कि एक जगह पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये लोग कुछ दूसरी स्टेट से आए हुए थे और वहां पर कब्जा करके बैठे थे। जब मैं खुद वहां पर पहुंचा था कि वो लोग कोई जादूगर जैसे हैं और टोना टोटका करते हैं, तो मैंने उन्हें कहा था कि वहां से चले जाओ। मैंने उन पर सख्ती दिखाना शुरू किया था। वो जादूगर मेरे घर पर जैसे जादू किया करते थे। मेरे घर पर दीवारों पर कुछ लिखा हुआ होता और वो बहुत ही अजीब होता। घर का कोई बंदा ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी घर के आईनों, घर की दीवारों पर मुझे धमकियां मिलती। तो मैंने भी गुंडे भेजकर उनको तंग करना शुरू कर दिया था कि वो मुझे तंग करना बंद कर दें, और मैंने उन्हें वहां से भगा दिया था। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था, इसलिए मैंने गुंडे भेजकर उनकी कई बार पिटाई करवाई और यहां से भगाने की पूरी कोशिश की। उसके कई दिनों बाद मुझे खबर मिली थी कि उस परिवार के 2 बंदे खुदकुशी करके मर चुके हैं। तो मैं अब एमएलए से ये जानना चाहता था कि उन्हें इस केस और उस केस में खास क्या लगता है जो जुड़ा हुआ लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये राइटिंग वही है। ये खत में खून से लिखा हुआ था और ये लिखावट बड़ी ही अजीब सी थी। तो मुझे एमएलए ने पुरानी फोटो दिखाई। ये फोटोज घर पर उस तरह से लिखे हुए की थी। मैंने ध्यान से देखा तो मैं समझ गया ये वही राइटिंग थी। ये उसी तरह से लिखा हुआ था। अब एमएलए का कहना था कि इस केस में कुछ तो जुड़ाव है। पहले भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ये बहुत ही अजीब तरह के तांत्रिक या जादूगर थे जो मेरे घर के अंदर तक ऐसा करवा सकते थे। तो मैं इसलिए डर रहा हूं कि अगर उन्होंने मुझे ऐसी मारने की धमकी दी है तो मेरे लिए डरने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि वो मुझे मार भी सकते हैं। तो मुझे अब ढूंढना था कि वो कहाँ हैं और वो कैसे एमएलए को मार सकते हैं। अब मेरा काम शुरू हो गया था कि उन लोगों को ढूंढूं और पता करूं कि कैसे वो एमएलए को मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे शक एमएलए पर भी हो रहा था कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं लगता और उसने कुछ ना कुछ तो छिपाया होगा इस केस में। लेकिन मुझे उन लोगों को ढूंढना था जो वहां पर रहा करते थे। तो मैंने वहां पर 2 घंटे तक पूछताछ की कि वो लोग वहां से गए कहां थे। काफी पूछताछ के बाद मुझे पता लग गया था कि वो लोग कहां गए थे। वो एक झुग्गी झोंपड़ी वाली बस्ती में बस गए थे और मुझे वहीं पर जाकर पूछताछ करनी थी। तो मैं गाड़ी उठाकर जल्दी से वहां पहुंचा। समय दोपहर के 3 बज चुके थे और अब समय बहुत कम बचा था। तो मुझे जो भी करना था बड़ी तेजी से करना था, क्योंकि अगर एमएलए इतना ज्यादा डर रहे थे तो डर की बात सच में हो सकती है। मैं उस बस्ती में पहुंचा और मैं उसी परिवार के पास पहुंचा। तब मुझे पता लगा कि उस समय क्या हुआ था। वो उस जमीन पर रहा करते थे जिसके पैसे देकर उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली थी। लेकिन ये एमएलए की मिली भगत थी कि उन्होंने झूठी रजिस्ट्री करवाई और बाद में उन पर केस चलाकर उन्हें वहां से भगा दिया। वो अंत तक लड़ते रहे, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ था। इसी कारण जब उन्हें भगा दिया गया
तो उस घर के 2 मेंबर फांसी लगाकर मर गए थे। उस घर में 3 आदमी थे और 2 लोगों ने फांसी लगा ली थी। मैं इस घर में बैठकर उस औरत से बात कर रहा था जिसके पति और बेटे ने उस समय फांसी लगाई थी। मैं उनसे बात कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और अब एमएलए को ऐसी धमकी कौन दे सकता है। तो वो कह रहे थे कि एमएलए इतना ताकतवर है, उसके खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता। हम भी तब बहुत ज्यादा डर गए थे और हमें इतने साल लग गए उस डर से निकलने में। वो एमएलए बहुत ही ताकतवर है और वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता है, इसलिए हमें कुछ नहीं पता। मुझे अब उस परिवार की पूरी जानकारी चाहिए थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपके परिवार में अब कितने लोग हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने जानने की कोशिश की। उस परिवार में वो औरत और उसकी 2 बेटियां थी और इसी के साथ उनका 1 बेटा भी था। मैंने अब जानने की कोशिश की कि उनका बेटा है कहां, और जब मैंने आधार कार्ड मांगा और उन्होंने आधार कार्ड मुझे दिखाया, तब मुझे पता लगा कि उसका बेटा जयंती था और ये जयंती उस एमएलए के घर में नौकर का काम करता था। अब मेरे दिमाग की घंटी बज गई थी। मुझे पता था कि अब क्या हो सकता है। मुझे अब दोबारा जल्दी से जल्दी एमएलए के घर जाना था, लेकिन उससे पहले मुझे एक तांत्रिक के पास जाना था और मुझे पता करना था कि क्या सच में ऐसी तंत्र विद्या के बारे में उसे कुछ पता है जिससे एमएलए को मारा जा सकता है। मैंने अब साथी पुलिस वालों को फोन कर दिया था कि वो जल्दी से जल्दी जयंती को सीधा लॉकअप में ले जाएं। मैं नहीं चाहता था कि जयंती लॉकअप से बाहर निकले। मैंने अब एक शक्की को पकड़ लिया था और मुझे पता था कि अब वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन मुझे तांत्रिक के पास जाकर सब पता भी करना था। तो मैं सीधा तांत्रिक के पास गया और मैंने पूछना शुरू किया कि क्या वो ऐसी तंत्र विद्या के बारे में जानता है जिसमें ऐसा किया जा सके। तो तांत्रिक ने कहा कि तंत्र विद्या कोई जादू टोना नहीं होता, बल्कि एक तरह की विज्ञान होती है। इसमें कुछ ऐसा किया जाता है कि सामने वाले को कोई नुकसान हो। ऐसा दूर से नहीं किया जा सकता। अगर वो वहां पर कुछ बड़ा करके बैठा हो, उसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो बोल क्या रहा है। तब उस तांत्रिक ने खुलकर बताना शुरू किया। उसने कहा कि अगर उस घर में वो नौकर बनकर रहा था, तो उस घर के अलग अलग कोनों में उसने कई तंत्र की पुड़ियां छिपाई होगी। उस घर में उसने हालात ही ऐसे बनाए होंगे कि वहां पर प्रेत आत्माओं का वास हो जाए और प्रेत ऐसी जगह पर अपना हमला कर सकते हैं। अगर उसने उस जमीन में कुछ ना कुछ ऐसा गाड़ा हो, उसके बाद ही वहां पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। मैं इस तथ्य पर केस तो नहीं बना सकता था, लेकिन मुझे थोड़ी जानकारी मिल गई थी। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैं एमएलए को सांत्वना देने के लिए उसके घर में पहुंचा। मैंने एमएलए को बता दिया कि जिस परिवार को उसने तंग किया था, मैंने उसका एक मेंबर जयंती पकड़ लिया है, जो इसी घर में नौकर था। वो माली का काम किया करता था और वो लगभग 3 साल से इसी घर में माली का काम कर रहा था। इसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और ये वक्त लगभग शाम की 6 बजे का था। मैंने सीधा जयंती को धमकाना शुरू कर दिया और उससे पूछना शुरू कर दिया, लेकिन ये सबूत पक्के नहीं थे, क्योंकि ना तो ये राइटिंग उससे मिल रही थी और ना ही कोई ऐसा सबूत था जो उसे फंसा सकता था। लेकिन फिर भी हमें उसे पकड़ कर रखना था, क्योंकि शक उस पर सबसे ज्यादा था। हमने उसे लॉकअप में रखा था और मैं अब उससे पूछताछ करने लगा था। मैंने उससे पूछा कि उन सालों में उस एमएलए ने तुम्हारे घर के मेंबर्स को कैसे मारा था। तो उसने बताना शुरू किया कि ये एमएलए बहुत ही बुरा है और इसने कई लोगों के साथ ऐसी ही ठगी मारी है और इसी से उसने इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं, और उस वक्त भी इसने ऐसा ही किया था।
इसने ठगी के साथ हमारे नकली रजिस्ट्रेशन के पेपर बनाए और हमें वहां से भगा दिया। हमारी पूरे जीवन की जितनी संपत्ति थी वो सारी इसने हड़प ली थी। हमने सारे पैसे देकर वहां पर उस जगह को खरीदा था। हमारे पास घर बनाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन हमने वो जगह तो खरीद ली थी। हम टेंट लगाकर वहां पर रह सकते थे, लेकिन इसने हमारे सारे सपने तोड़ दिए थे। घर के बाकी मेंबर तब तंत्र विद्या और साधना किया करते थे, जिससे दूसरों की परेशानियां दूर किया करते थे। लेकिन मैं उस समय एमएलए के घर पे नया नया माली लगा था, लेकिन मैं अपनी बात एमएलए से छिपाना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हो सकता है, इसलिए मैं छिपकर ही वहां पर काम करता रहा। लेकिन तब मुझे ये खबर मिली कि मेरा भाई और मेरे पापा ने फांसी लगा ली है। मैं पूरी तरह से टूट गया था और बदला लेना चाहता था, लेकिन मेरे पास था ही क्या, मैं कर ही क्या सकता था। उसके बाद मैंने तंत्र विद्या सीखनी शुरू कर दी और मुझे ये पता लगा कि तंत्र विद्या में आत्माओं से भी कुछ किया जा सकता है। उस समय हमारे घर में इन मौतों से पहले हमने कई तंत्र विद्या से एमएलए को डराना शुरू किया, लेकिन वो बहुत ही बुरा इंसान था और उसने कुछ नहीं होने दिया, और इस तरह से मेरा भाई और मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। मैंने सोच लिया था कि मुझे भी अब तंत्र विद्या सीखनी है, लेकिन अब मैं कर कुछ नहीं सकता था और मुझे बस इंतजार था कि जब मौका मिले तब मैं बदला ले सकूं। तो मैंने पुरानी किताबों से पूरी तंत्र विद्या सीखी और मुझे पता लगा कि दूर से कुछ किया नहीं जा सकता। अगर वहां से उन आत्माओं को उस घर में छोड़ा जाए तभी कुछ हो सकता है। जयंती ने इससे ज्यादा बताना सही नहीं समझा, लेकिन मुझे पता लगाना था कि आखिर वो ऐसा कैसे करने वाला है। मेरी इस बात का यकीन कोई नहीं करता और ना ही जयंती पर कोई तगड़ा केस बनता। मुझे अब पता था कि यहां पर कुछ तो बुरा होगा और मुझे इस पर पूरी तरह से यकीन नहीं होगा, लेकिन पहले 2 केस में मैं ये समझ गया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी होता है जिसे समझा नहीं जा सकता। तो मुझे एमएलए की जान तो बचानी थी, क्योंकि मेरे पास ये केस था। ये वक्त लगभग शाम 7 बजे का था और मैं एमएलए के घर पहुंचा। मैं वहां से पता लगा रहा था कि जयंती ने कुछ दिन पहले से इस घर में क्या किया है। तो मुझे पता लगा कि उसने कई पेड़ और पौधे इस घर में लगाए हैं। बड़ी मात्रा में मिट्टी और पौधे इस घर में आए हैं जो कुछ ही दिन पहले आए हैं, और यहीं पर एमएलए के घर के आसपास गार्डन में लगे हुए हैं। मुझे पता था कि यहीं पर उसने कोई तंत्र विद्या की होगी, लेकिन मैं इसका पता नहीं लगा सकता था। अब समय इतना कम था कि कुछ पता लगाया ही नहीं जा सकता, बस एमएलए को बचाया जा सकता था। तो मैंने 50 और पुलिस वाले अब वहां पर बुला लिए थे। लगभग आधे घंटे का समय लगा होगा और उन्होंने घर को हर तरफ से घेर लिया था। अब घर में 100 पुलिस वाले और 1 एमएलए था। मैंने हर किसी को वहां से जाने के लिए कह दिया था। कोई भी अब पुलिस वालों और उस एमएलए के सिवा वहां नहीं था। एमएलए अब आखिरी बार मुझे मिलना चाहते थे और उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया। जब मैं अकेले में उनके पास पहुंचा तो वो एक तरह से रो रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैंने जिंदगी में कई गलतियां की हैं और हो सकता है उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मुझे पछतावा नहीं होगा। अगर तुम लॉकअप में जयंती को मरवा दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। मैं अब ये जान गया था कि वो एमएलए कितना घिनौना था और उसने कितने क्राइम किए होंगे, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था। मैंने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया और मैं गुस्से से बाहर आ गया। मुझे पता था कि इतने बुरे इंसान के साथ क्या हो सकता है, तो मैं सीधा लॉकअप में पहुंचा और अब 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मैं जयंती के सामने बैठा था और मैं ये चाहता था कि मैं उस वक्त वहीं पर हूं। अगर कुछ हो तो मैं ये जान सकूं कि जयंती वहां से गया या नहीं। लेकिन 8 बजे तक जयंती वहीं पर था और वहां पर वो मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने जयंती से सब कुछ पूछना चाहा
कि क्या उसने कोई बंदों को हायर किया है ताकि वो एमएलए को मरवा सके, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था और उसने इतना ही कहा कि अगर आप कोई भी सबूत ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए। अगर मेरे खिलाफ कोई केस बना तो मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं तो यहां हूं और मैंने वो किया ही नहीं। वो अब साफ मुकर गया था कि उसने कुछ नहीं किया है और बड़ा घबराया सा वहां पर बैठा हुआ था। अब समय 8:30 का था और मुझे पता करना था कि एमएलए अब तक सही हैं या नहीं। हमें पूरी रात एमएलए की रक्षा करनी थी, लेकिन जब मैंने फोन किया तो ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा था, बल्कि ये कह रहे थे कि जल्दी से एमएलए के घर पहुंचना होगा। जब मैं एमएलए के घर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि अंदर एमएलए की मौत हो चुकी है और उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। लगभग 8 बजे एमएलए खुद ही मर गया और वो हार्ट अटैक से मरा था। अब बड़ी ही हैरानी की बात थी कि ये केस हम सुलझा कैसे पाते, क्योंकि किसी ने उसे मारा ही नहीं था, वो तो खुद ही मर गया था और ये केस इतना रहस्यमय था कि हम सुलझा ही नहीं पाए। उसके बाद घर की हर तरफ से तलाशी ली गई और पेड़ों के पास खोदा गया। वहां पर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ हड्डियां मिली। ये कुछ जानवरों की हड्डियां थी तो कुछ पंछियों की हड्डियां। कोई भी हड्डी इंसान की नहीं थी, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ केस ही नहीं बनता और ये किसने किया ये भी तो पता नहीं लग पाता। जयंती के खिलाफ उन जानवरों को मारने का केस तो बनता, लेकिन एमएलए को मारने का केस उस पर कैसे बनता। लगभग अगले दिन एमएलए का अंतिम संस्कार होना था और उसकी लाश जैसे सड़ सी रही थी, वो काली फिर गई थी और बड़ी ही अजीब सी दुर्गंध मारने लगी थी। अब तक हमें ये पता नहीं लग पाया था कि आखिर वो लेटर भेजा किसने था। ना ही जयंती के खिलाफ कोई केस बना और ना ही ये पता लग पाया कि एमएलए को किसी ने मारा या वो अपने आप मर गए। हमें तो इसका जवाब कभी नहीं मिला। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं। आखिर उस रात क्या हुआ जिसे किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा और एमएलए खुद ही मर गया? क्या वो डर के कारण मरा था? क्या उसे किसी भूत प्रेत ने मारा था? या जयंती ने कुछ ऐसा खिलाया कि वो मर गया? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा और अगले एपिसोड में मैं आपको इसका अगला भाग दिखाऊंगा, जिसमें इससे भी ज्यादा रहस्यमय केस होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।